नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज सेकंड पार्ट इसका बनाने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट पार्ट में एक वीडियो मैंने बनाई थी कि लग्नेश और नवमांश को कैसे देखा जाता है, तो इसी वीडियो को आगे और कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ और इसमें कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं कि फर्स्ट पेज में और हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो थोड़ा सा वो बताऊंगा, प्लस कुछ और बेसिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुंडली देखते वक्त। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, और आशा करता हूं कि ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ। बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप अभी पेंडिंग है दोस्तों। कुछ हेल्थ अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम जितने भी सबके व्हाट्सएप और ईमेल्स वगैरह हैं वो सब क्लियर करके उनको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताई थी इस वीडियो के बारे में कि नवमांश को और इस सब चीज़ों को कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे जिनका ये चार्ट है उनका मेरे को कॉल आया था। इनका डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1971, 6:25 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली, सुबह 6:25 पर। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी एक कंफ्यूजन क्या हो गई है कि उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि मेरा जो नवमांश है वो 10 नंबर आता है। तो आइए पहले मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि आपको कैसे नवमांश बनाया जाता है। वो मेरी ऑलरेडी इस पे वीडियो है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। इसीलिए मैं हमेशा सबसे आग्रह करता हूं कि कैलकुलेशन पार्ट उतना जितना आपको जरूरी हो वो आपको जरूर आना चाहिए। एटलीस्ट जब आप वर्क चार्ट देखेंगे तो उसकी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। एक A4 साइज पेपर या एक फाइल में आप बना के रखिए। तो यहाँ देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे है। लगन की जो डिग्रीज हैं वो हैं 23 डिग्री 20 मिनट और 38 सेकेंड्स। ये 38 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स जो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, 23 डिग्री 20 मिनट नहीं आ रहा है, 23 डिग्री 19 मिनट आ रहा है। तो उस कैलकुलेशन से 10 नंबर नवमांश आ जाएगा। लेकिन आप इसको अगर मैनुअली कैलकुलेट करेंगे या बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुंभ लगन आएगा। अब इसका रीजन क्या है, देखिए एक नवमांश जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, ये सबको मालूम है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 नवमांश बन जाते हैं, जो D9 चार्ट बन जाता है। तो मैनुअली कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। पहला नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट पे, दूसरा 6:40 पे, तीसरा 10 डिग्री पे, चौथा 13 डिग्री 20 मिनट पे, और पांचवा 16:40 पे, छठा 20 डिग्री पे, और सातवां 20 में आप 3 डिग्री 30 मिनट ऐड करेंगे तो 23 डिग्री 20 मिनट तक सातवां नवमांश रहेगा, 7th नवमांश रहेगा। यही एक कैलकुलेशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई कुंडली देखते हैं। तो यहाँ देखिए लगन की जो डिग्रीज हैं वो 23 डिग्री 20 मिनट और 38 सेकेंड्स हैं। 23 डिग्री 20 मिनट क्रॉस कर चुका है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये 8वें नवमांश में आ चुका है। तो देखिए 8 नंबर लगन आएगा, तो 8 नंबर लगन जो है एक फिक्स्ड साइन आ गया। तो फिक्स्ड साइन से हमेशा जो 9th हाउस में राशि होती है वो पहला नवमांश होगा। तो यहाँ 4 नंबर जो है पहला नवमांश आएगा। फिर उसके नीचे आप काउंटिंग लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ से 8th राशि 8वां नवमांश जो है कुंभ नवमांश आएगा दोस्तों। तो ये चीज इस कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सी कुंडलियों में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो बहुत ध्यान से आपको लगन की डिग्री जब आप देखते हैं तो आप मैनुअली हमेशा कैलकुलेट करिए कि नवमांश कौन सा आएगा। खाली सॉफ्टवेयर पे डिपेंड मत रहिए। अब कुछ और नोट्स मैंने यहाँ प्रिपेयर किए हैं, उनके माध्यम से और आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था मेरे पास, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बृहस्पति और बुध देव, इन दोनों की युति यहाँ हो रही है। जब भी बृहस्पति देव और बुध देव की युति होती है, और खासकर जब 8 नंबर में ये युति होती है, तो एक, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, व्यक्ति
बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है। हर फील्ड में उसको ज्ञान की उत्सुकता रहती है। उत्सुकता इसलिए क्योंकि 8 नंबर राशि में ये योग बन रहा है। 8 नंबर राशि जो काल पुरुष की कुंडली में डीपर नॉलेज को, हिडन ट्रूथ्स ऑफ लाइफ जिसको आप कह सकते हैं, संसार के जो सुख या दुख होते हैं उसके अंदर के जो राज होते हैं उसके बारे में जानकारी रखना, ये दोनों ही प्लैनेट्स उस चीज को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसी ही व्यक्ति की नेचर हो जाती है। लेकिन यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम जो है, एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था, वो प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे कि इन दोनों में से कौन बली है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो ये डिसाइड किया जाता है दोस्तों षड्बल के द्वारा। तो षड्बल में मैं आपको बताऊंगा बुध देव के पास सबसे ज्यादा पावर है पूरी कुंडली में। अगर आप षड्बल देखेंगे तो बुध देव सबसे ज्यादा बली है। पहला रीजन क्या है कि उनको स्थान बल मिल गया है। इस डायरेक्शन में, इस दिशा में बुध देव जो है हमेशा बली रहते हैं और वक्री होने की वजह से उनको चेष्टा बल भी मिल जाता है। ये दूसरा पॉइंट है। बृहस्पति देव यहाँ क्यों वीक हो गए हैं, क्योंकि इनका रात का जन्म है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होने वाली है, तो इस कंफ्यूजन को मैं आपको दूर करके बताता हूँ। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम्स के अकॉर्डिंग दिन होता है, जब सूर्य उदय होता है और नेक्स्ट सूर्य उदय होता है, वहां से वहां तक एक दिन काउंट किया जाता है। दिसंबर का इनका बर्थ है, तो उस समय सूर्य उदय जो था वो 7:12 पर होने वाला था उस दिन, और इनका जन्म जो है 6:25 पे ही हुआ था। तो इसका मतलब है कि अभी रात ही चल रही थी। हिंदू ज्योतिष के अकॉर्डिंग, वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग सुबह नहीं हुई थी। तो रात में जब जन्म होता है दोस्तों, तो इसको काल बल के अकॉर्डिंग षड्बल में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो जब भी रात का जन्म होता है, बृहस्पति देव, शुक्र देव और सूर्य देव, इनको काल बल नहीं मिलता है। और बुध देव सदा बली होते हैं, चाहे दिन में बर्थ हो चाहे रात में बर्थ हो, बुध देव सदा बली रहते हैं। मंगल देव, शनि देव और चंद्र देव ये रात में बली रहते हैं दोस्तों। जब आप इस कुंडली को एनालाइज करेंगे तो ये चीज आपको कुंडली में ध्यान रखनी है कि किस प्लैनेट को काल बल मिल रहा है। इसीलिए बुध देव को हर जगह पॉइंट्स मिल गए हैं और बहुत ज्यादा पावर इनकी यहाँ पे बढ़ गई है। अब बुध देव कुंडली में 8th लॉर्ड भी हैं, 11th लॉर्ड भी हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्रॉस लगा रहा हूँ। ये एक नेगेटिव प्लैनेट है इस जातक के लिए। और बुध देव ने क्या किया है, लगन में बैठकर, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनके लगन को ये हमेशा रोटेट करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है हमेशा इनके सामने आती रहेंगी। और बृहस्पति देव को यहाँ बुध देव ओवरटेक कर जाएंगे दोस्तों। अपनी जो बुरी क्वालिटीज हैं, बुध देव एक नेचुरल शुभ प्लैनेट होते हैं, लेकिन भाव लगन के अकॉर्डिंग भी आपको फंक्शनल या बेनिफिक या मेलेफिक देखना होता है। तो यहाँ बुध देव जो है फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट बन चुके हैं, इस लगन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ ये जब बृहस्पति की दशा आरंभ होगी तो बृहस्पति देव को पूरी तरह से ये पीड़ित करेंगे। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, पैसे को लेकर प्रॉब्लम रहेगी, संतान को लेकर कुछ ना कुछ कष्ट रहेगा, या संतान देरी से हो सकती है, या एक लिमिटेड संतान होती हैं, ज्यादा संतान की उत्पत्ति इस केस में नहीं हो पाती है। तो ये बुध देव जो है पूरी कुंडली को डिस्ट्रॉय करने की यहाँ ताकत रख रहे हैं, क्योंकि लगन में ही आके बैठ गए हैं और लगन को ये बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे। अब गोचर में जब जब बुध देव एक खराब जगहों पे इनके मूव करेंगे, या गोचर में जब बुध देव एग्जॉल्टेड होंगे, 6 नंबर राशि में होंगे, एग्जॉल्टेड होंगे, तो क्या होगा, 6 नंबर राशि यहाँ पे आती है। तो अब इनके कुंडली में जो लग्नेश हैं, जन्म कुंडली में जो इनके लग्नेश है वो मंगल देव बनेंगे। मंगल देव 12 नंबर राशि में है। तो जब भी बुध देव का गोचर 6 नंबर में होगा और वो रेट्रोग्रेड भी होंगे उस पीरियड में, वही एक पर्टिकुलर पीरियड होगा जब इनके लग्नेश, जन्म कुंडली के लग्नेश बुरी तरह से पीड़ित होंगे और उनको
कुछ दिनों में इनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों। अगर उस पीरियड में ये सावधान नहीं रहेंगे तो किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है, कोई अचानक से प्रॉब्लम इनके सामने आ सकती है, क्योंकि बुध 8th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड जो होता है वो डिजीज को इंडिकेट करता है। हालांकि लाभ को भी इंडिकेट करेगा, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लाभ कैसे मिलेगा इनको बुध देव से, लेकिन उस पीरियड में थोड़ा सा इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बेसिक है जो बहुत जरूरी होता है कुंडली एनालाइज करने के लिए। फर्स्ट पेज देखिए, इनका शुक्ल पक्ष का तृतीया जो तिथि है उसमें जन्म है, तो चंद्रमा जो है, चंद्रदेव जो है इतने पावरफुल यहाँ पे नहीं बनेंगे। और 3 प्लैनेट्स इनके यहाँ प्लेस्ड हैं, चंद्रदेव, राहुदेव और शुक्रदेव। और इन तीनों में से ही राहुदेव जो है बहुत ज्यादा बली प्लैनेट है। राहुदेव चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, चंद्रमा को ये पूर्ण रूप से ग्रास लेंगे दोस्तों। तो चंद्रमा क्या है, इनके 9th लॉर्ड है, तो भाग्य को पूरी तरह से राहुदेव ग्रास लेंगे। भाग्य में प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ षड्यंत्र होने के चांसेस रहते हैं, गुमराह करेंगे राहुदेव आपको टाइम टू टाइम जब गोचर खराब होगा। और 9th हाउस जो होता है पिता को भी इंडिकेट करता है दोस्तों। तो पिता के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि नवांश में 4 नंबर राशि 6th हाउस में आ रही है, और भाग्यवश नवांश में मंगल देव इनके 6th हाउस में आ गए हैं, जो लग्न कुंडली के लग्नेश हैं। तो लग्नेश वीक हो गए हैं यहाँ पे दोस्तों, इतनी ज्यादा उनमें पावर नहीं रही है, क्योंकि नवांश में वो अपनी स्ट्रेंथ खो जाते हैं। हालांकि अच्छा रिजल्ट देंगे जब उनकी दशा अंतर दशा आएगी, लेकिन जो जितना अच्छा रिजल्ट उनको देना चाहिए था वो नहीं दे पाएंगे, इस कारण से क्योंकि नवांश में वो नीच के हो गए हैं। अब तीसरा एक प्रश्न और उठकर आता है यहाँ पे कि राहुदेव ने शुक्रदेव को भी यहाँ पीड़ित कर दिया है। शुक्रदेव सूर्य के नक्षत्र में है दोस्तों, एक अच्छे नक्षत्र में नहीं है। कोई भी प्लैनेट जब सूर्य देव के नक्षत्र में होता है और वो उनका शत्रु होता है, मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ सूर्य देव के नक्षत्र में है, उनके शत्रु हैं, तो शुक्रदेव की जो क्वालिटीज होती हैं वो जल जाती हैं दोस्तों। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इनके 12th लॉर्ड हैं शुक्रदेव, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं, अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस, कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों मैंने यहाँ पे बोला है, 12th हाउस जो होता है जेल या गवर्नमेंट रिलेटेड जिसमें टैक्सेस इंक्लूड आप कर सकते हैं, उसको इंडिकेट करता है। और शुक्रदेव जो है सूर्य देव के नक्षत्र में है। जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन कुंडली में होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परेशानी हो सकती है, आपको बहुत अलर्ट आपको रहना पड़ेगा जब इस तरह के कोई भी आप काम करेंगे जिसमें गवर्नमेंट के पेपर वर्क होता है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज होती है। तो ये सरकारी महकमों से थोड़ा सा आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, हर चीज आपको अपडेट रखनी पड़ेगी। तो राहुदेव इस केस में यहाँ कुछ खराबी भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज भी है राहुदेव की। 3rd हाउस में राहुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। हालांकि इन दोनों प्लैनेट्स को राहुदेव ने ग्रास किया है और उनको खराब किया है, लेकिन एक विल पावर जो होती है, एक हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होती है जो व्यक्ति में, उसको इंक्रीज कर देते हैं राहुदेव। हालांकि चंद्रमा को पीड़ित करने की वजह से एक मन में डर हमेशा बना रहेगा कि अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, लेकिन उस डर को ओवरटेक करने की शक्ति भी राहुदेव यहाँ देंगे, क्योंकि 3rd हाउस में राहुदेव बली हो जाते हैं दोस्तों। तो दोनों ही तरह से रिजल्ट्स जो है हर प्लैनेट अवश्य देता है, अच्छा भी खराब भी, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कैसा उसमें गोचर चल रहा है। अब लग्नेश मंगल देव और बृहस्पति देव, इन दोनों में राशि पर परिवर्तन हो रहा है। देखिए बृहस्पति देव मंगल देव की राशि में है, मंगल देव बृहस्पति देव की राशि में है।
तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर योग है कुंडली में। और एक प्रश्न आया था मुझे नेपाल से, उनका नाम मैं भूल गया हूं, उन्होंने मुझे बोला था कि राशि परिवर्तन के बारे में कुछ बताएं, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब भी मित्रों में राशि परिवर्तन होती है और वो मित्र अगर अच्छे हाउसेस के लॉर्ड्स होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर शत्रुओं में राशि एक्सचेंज होगी इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसे प्लैनेट्स जो बुरे हाउसेस के लॉर्ड्स होते हैं कुंडली में, उनमें राशि परिवर्तन हो जाता है तो फिर इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। यहाँ बृहस्पति देव और मंगल देव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे लेकिन बृहस्पति देव क्योंकि बुध देव से हार चुके हैं ग्रह युद्ध में, बुध देव ने अपने षटबल की वजह से उनको ओवरटेक कर लिया है, तो जो रिजल्ट्स बृहस्पति देव को मंगल देव पर एस्पेक्ट करके देने चाहिए थे वो इतने ज्यादा नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी ज्ञान इनको मिल जाएगा, एजुकेशन इनको एक मीडियम लेवल की मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है मंगल देव के पास, वो नवमांश में नीच के हो चुके हैं। लेकिन ज्ञान वर्धक हमेशा ये रहेंगे, ज्ञानी अवश्य रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि हमेशा लॉर्ड पर भी पड़ रही है और लग्नेश पर भी पड़ रही है। तो इस तरह से कुंडली को आपको कुंडली का जो निवेश एनालाइज है वो करना होता है दोस्तों। तो बहुत सारी टिप्स जो है आज मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दी हैं और इसको मैं यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा मैं लंबी कर देता हूँ, उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो जो नए सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो बेसिक जानते हैं अभी, उनको थोड़ी समझने में कठिनाई होती है। इसीलिए मैंने अपनी वीडियोस जो हैं बहुत यहाँ पे सिंपल कर दी हैं। तो इसमें अभी और प्लैनेट्स रह गए हैं, केतु देव यहाँ पे आएंगे और सूर्य देव यहाँ पे रह गए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं। और सूर्य देव की ही जब अंतरदशा आरंभ हुई थी तो कैसे इनको कष्ट हुआ था, ये लास्ट पार्ट में आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगा। प्लस लग्नेश कुंडली, जिसके बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि लग्नेश चार्ट आपको हमेशा देखना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जो लग्नेश के चार्ट से क्लियर हो जाती हैं। तो एक चीज बुध देव के बारे में मेरे से मिस हो गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बुध देव ज्येष्ठा नक्षत्र में ही है और बृहस्पति देव भी ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इनका लगन भी जो लगन है वो भी ज्येष्ठा में ही है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। बुध देव ने पूरी तरह से जो है बृहस्पति देव को कंट्रोल कर लिया है। अपनी नेगेटिविटी जो है वो बृहस्पति को वो हमेशा देते रहेंगे एज अ रिजल्ट। जो अच्छे रिजल्ट्स बृहस्पति देव को अपनी महादशा में देने चाहिए थे वो नहीं दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसको और कंटिन्यू करूंगा कुछ और टिप्स के साथ। जय शनिदेव।